अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिकल प्रोसेस प्रिंसिपल्स 2 कैन 2111 का आज ये लेक्चर है। अनफॉर्चुनेटली लास्ट वीक जो था हमारे लेक्चर्स ना हो सके, तो इस हवाले से अभी क्योंकि हमने अभी अपना पहला लेक्चर उसको कंडक्ट नहीं किया एंड आई रियली वांटेड दैट लेक्चर टू बी इन द क्लास, नॉट एन ऑनलाइन लेक्चर। तो इस हवाले से फिर मुझे थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करना पड़ा है एंड आई एम गोइंग स्ट्रेट अवे टू द प्रॉब्लम्स। तो इंशाल्लाह इन प्रॉब्लम्स को करने के बाद लेक्चर नंबर 1 उसके बाद होगा। मैंने उसका ऑर्डर थोड़ा सा चेंज कर लिया है। सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि आप एक दफ़ा इन प्रॉब्लम्स को देख लें, सॉल्व थोड़ा सा करने की ट्राई कीजिए। बड़े सिंपल से हैं, लेकिन क्योंकि कुछ नई चीज़ें हैं, आप लोगों ने पहले उनको नहीं किया, इस हवाले से जब आप इसको एक दफ़ा ट्राई कर लेंगे, एक दफ़ा कर लेंगे, तो फिर जब हम इसकी थ्योरी करेंगे आई थिंक इट विल बी मच बेटर टू अंडरस्टैंड, और उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको ग्रैस्प करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। छोटे से दो प्रॉब्लम्स हैं, देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, वाटर फ्लोज into a process unit through a 2 centimeter ID pipe at a rate of 2 cubic meters per hour. Calculate kinetic energy E subscript K for this stream in joules per second. अच्छा, अब इस हवाले से थोड़ा सा ये कि हमारे पास जब हम पाइप्स आते हैं, तो हमारे पास जब हम किसी फ्लूइड के फ्लो रेट की बात कर रहे होते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस इज इनर डाया ऑफ द पाइप। इनर डाया क्या होता है कि ये वो पाइप का वो हिस्सा है जिसमें से कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है। मिसाल के तौर पर देखिए, आपके घर में जो टूटी लगी हुई है, टूटी के पीछे एक पाइप होगा, और उस पाइप में से जब वो लिक्विड बह रहा है, तो अब उस जो पाइप की मोटाई है वो डिफरेंस है इनर डाया और आउटर डाया में। मसलन जो इनर डाया होगा एक पाइप का वो कम होगा आउटर डाया की बनिस्बत, क्योंकि आउटर डाया के अंदर उस पाइप की थिकनेस भी शामिल हो जाएगी। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हमारे पास खास तौर पर जब जब आप फ्लूइड्स का कोई फ्लो हो रहा होता है, तो आपको जो चाहिए वो इनर डाया चाहिए होता है, आउटर डाया नहीं चाहिए होता। इसलिए इस चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए बाज़ औक़ात इसके लिए आईडी जो है एब्रिविएशन लिख दी गई है, या इनर डाया मेंशन कर दिया जाए, ताकि इसमें किसी किस्म का मुगालता ना रहे। इसके अलावा जो है एक और डायामीटर होता है, नॉमिनल डायामीटर। बेसिकली होता यह है कि जैसे आप कभी बाज़ार में जाते हैं और बाज़ार में जाके आप कहते हैं कि यार मुझे आधे इंच का पाइप दे दो, पौने इंच का पाइप दे दो, 1 इंच का पाइप दे दो, 1.25 इंच का पाइप दे दो, 1.5 इंच का पाइप दे दो, 2 इंच का पाइप दे दो। ये जो आप डायामीटर्स बोलते हैं, ये कोई एग्जैक्ट डायामीटर्स नहीं होते। दीज आर कॉल्ड नॉमिनल डायामीटर। सिर्फ ये नाम की आसानी बोलने के लिए, क्योंकि अगर आप जाके उसको ये कहोगे यार 0.003 मुझे वो दे दो, उसको समझ नहीं लगेगी यार आप क्या मांग रहे हो। तो इस वजह से वहाँ पर उनको आइडेंटिफाई कराने के लिए, नामों की आसानी के लिए आप उनको जो नाम देते हैं वो एक ऐसा नाम दे देते हैं जो आम फहम हो, बोलने में, याद करने में आसान हो, लेकिन उसका जो एक्चुअल डायमीटर है, यानी कि अगर आप उसको इनर या आउटर डायमीटर करें, आधी इंच पाइप का कभी भी इनर या आउटर डायमीटर आधी इंच नहीं होगा, वो कुछ जो वैल्यू होगी। लेकिन ये एक नॉमिनल डायमीटर है, उसको जो है वो यूज़ किया जाता है फिर बताने के लिए। तो हमारे पास ऐसे टेबल्स मौजूद हैं, टेक्स्ट बुक्स में हमारे पास टेबल्स मौजूद हैं। इंशाल्लाह कुछ और डिटेल्स लेंथी प्रॉब्लम्स आएंगे तो मैं आपके साथ वो टेबल्स भी शेयर करूँगा, कि उन टेबल्स में आप देख सकते हैं कि अगेंस्ट नॉर्मल जो हमारे एक अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर नॉमिनल डायमीटर, लेट से हम हाफ इंच की बात कर रहे हैं, तो आधे इंच नॉमिनल डायमीटर के अगेंस्ट जो है उसकी जो है हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन मौजूद होगी कि उसका इनसाइड डायमीटर क्या है, उसका आउटसाइड डायमीटर क्या है। उसके अलावा हमें जनाब उसके साथ साथ उसके जो है हमें और मुख्तलिफ किस्म की जो इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल होती है। जब वो टेबल आएगा तो मैं बता रहा हूँ कि ये आई का मतलब है इनर डायमीटर, ताकि इसमें किसी किस्म की गलती ना रहे। दूसरा हमारे पास जब हम फ्लो रेट की बात करते हैं, एक चीज़ आप लोगों ने ख्याल में रखना है कि जब यहाँ पे देखिए आपके पास ये क्यूबिक मीटर है,
ये एक वॉल्यूम का यूनिट है, ये टाइम का यूनिट है। देखिए क्यूबिक मीटर वॉल्यूम और ये टाइम है, तो ये वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। आपको पता है कि जब रेट होता है, वेन एवर द टर्म टाइम इज इन्वॉल्व, तो आपको वो जो चीज़ है वो एक जो है एक तरह का रेट बन जाती है। तो बेसिकली ये क्यूबिक मीटर्स पर आवर है, दिस इज अ रेट। और ये कौन सा रेट है? ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है। बिल्कुल अगर इसी तरह यहाँ पर अगर केजी, ग्राम्स या पाउंड्स या टन्स होते, तो टन्स पर आवर क्या होता है? टन आपको पता है मैस का यूनिट है, केजी मैस का यूनिट है। और उसके बाद जब टाइम को आप मैस को टाइम पे डिवाइड कर देते, तो वो मैस फ्लो रेट बन जाता, हम उसको मैस फ्लो रेट लेते। अच्छा, इस तरह यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी तो आपकी मर्जी है, इसको हमने जो है यहाँ पर ई सबस्क्रिप्ट छोटा करके के नीचे बनाया है, ई सबस्क्रिप्ट के। इसको आपने ऐसे लिख दिया। अगर आप के डॉट ई भी लिख देंगे, इट विल ऑल्सो बी ओके। तो उसको पता हो क्या चीज़ लिखी जा रही है, तो वो भी एक्सेप्टेबल होगी। तो हम जो नोटेशन यूज़ करेंगे वो कैपिटल ई सबस्क्रिप्ट के, वो जो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी। फिर इसी तरह देखिए, जब काइनेटिक एनर्जी आप बात कर रहे हैं और काइनेटिक एनर्जी पे आप जब इस तरह का टॉप पर ये डॉट लगा देते हैं, तो आपके पास इस तरह के डॉट का यहाँ पर ये मतलब होगा, हमारी इन कैलकुलेशंस में हम ये कहेंगे कि ये जो है कोई फ्लो रेट, कोई रेट है जिसमें टाइम का जो फैक्टर है वो इन्वॉल्व है। तो हम जो मैच फ्लो रेट होगा उसको भी जब हम कोई नोटेशन यूज़ करेंगे, तो मैच फ्लो रेट के लिए हम स्मॉल एम लेंगे और स्मॉल एम के ऊपर डॉट लगा देंगे, ताकि पता लगे कि जो एम सिंपल है वो मैच है, और एम के ऊपर जब डॉट लग जाएगा तो वो मैच फ्लो रेट है। तो उसको हम जब देखते हैं तो उसके साथ हम उसको ज़रा सॉल्व भी करेंगे। इसी तरह अब ये देखिए कि जो हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, जाउल्स पर सेकंड है। फौरन समझ जाइए जाउल्स पर सेकंड मेंशन है। अगर मेंशन ना हो तो आप इसको किसी और किस्म की उसमें यूनिट्स में भी मेंशन कर सकते हैं। तो सवाल सिर्फ ये था कि हमारे पास एक कोई प्रोसेस यूनिट है, उस प्रोसेस यूनिट के अंदर जो है आपके पास हम पानी पहुंचाना चाह रहे हैं, और इस प्रोसेस यूनिट के अंदर पानी पहुंचाने के लिए एक 2 सेंटीमीटर पाइप, एक ऐसा पाइप यूज़ कर रहे हैं जिसका इनसाइड डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब ये जो पानी इस पाइप में से फ्लो कर रहा है, इट हैज़ अ फ्लो रेट ऑफ 2 क्यूबिक मीटर्स पर आवर, और इस फ्लो रेट के साथ ये वाटर जो है उसके अंदर फ्लो कर रहा है। और हमने अब मालूम करना है कि इस वाटर का क्या काइनेटिक एनर्जी होगी, और स्पेसिफिक कर दिया गया कि जाउल्स पर सेकंड में आंसर निकालना है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी मर्जी से कोई और किस्म के यूनिट्स जो है यूज़ नहीं कर सकते। अगर ये कंडीशन ना होती, देन you would have a freedom to calculate in whatever units you may deem necessary। अच्छा, इस तरह देखते हैं। सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे। डाटा लिखने का मकसद ये है कि आपको पता लग जाए क्या चीज़ें नोन है, क्या चीज़ें अननोन है। एक चीज़ बेटा इसको क्लैरिफाई कर लें, पूछने की दोबारा आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए इस हवाले से कि डाटा के आपके कोई मार्क्स नहीं होते। एग्ज़ाम के अंदर क्विज में अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिया जाता है सॉल्व करने के लिए, इन द प्रॉब्लम आपने जब उस डाटा के जब सोल्यूशन करते हैं, डाटा की तो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ऑलरेडी गिवन है। हाँ, डाटा के अंदर लेट्स से कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कहीं टेम्परेचर था और उस टेम्परेचर की मदद से आपने उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कन्वर्ट करना था और उसको आपने डाटा में कन्वर्ट किया, तो देन इट मे हैव सम मार्क्स। लेकिन नॉर्मली जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके डाटा के लिखने के मार्क्स नहीं है, लेकिन डाटा लिखने का फ़ायदा ये है कि आपको पता लग जाता है क्या है और क्या नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान हो जाता है। सबसे पहले हमारे पास जो है इनर डायमीटर ऑफ द पाइप, उसको मैं डी से जो है मैंने उसकी नोटेशन लिखी है, 2 सेंटीमीटर है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ द वाटर। अच्छा, अब वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को हम इस तरह ये वी और उसके बाद डॉट डाल देंगे। जैसे आप ये आप बात अपने ज़हन-नशीन कर लें, इस कोर्स के अंदर CPP2 के अंदर हम जब जब कोई वैल्यू के ऊपर डॉट आ जाता है, इसका मतलब है कि वो रेट है और उसमें कोई टाइम इन्वॉल्व है। तो V डॉट इज इक्वल टू 2 क्यूबिक मीटर्स पर आवर, और काइनेटिक एनर्जी का रेट हमने मालूम करना है ई सबस्क्रिप्ट के डॉट, उसको हमने जाउल्स पर सेकंड में मालूम करना है, ये अननोन है। अच्छा, उसके साथ साथ लेट्स से कि सिर्फ ये आसानी के लिए दिखाने के लिए एक मैंने उसकी पिक्टोरियल सी मैंने उसकी रिप्रेजेंटेशन बना ली है कि आपको पता चल जाए कि देखिए अगर फॉर एग्जांपल ये पाइप है, तो इनर जो डायमीटर होगा उस पाइप का वो ये अंदर वाला होगा,
आउटर डायमीटर, अगर इसी तरह ये बाहर से वो जो डायमीटर होगा वो आउटर डायमीटर होगा। अच्छा, अब जो वाटर फ्लो रेट है वो 2 क्यूबिक मीटर्स पर आवर है और काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब इस तरह यहाँ पर ये फॉर्मूलाज शायद आप लोग जानते हो, शायद ना जानते हो। मुझे उम्मीद है कि आपने ये फॉर्मूलाज जो है CPP1 में यूज़ किए होंगे, लेकिन अगर नहीं भी किए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम उनको देख लेते हैं। कि फार्मूला ये होता है कि अगर आपके पास किसी फ्लूइड का कोई वॉल्यूमेट्रिक, अगर लेट्स से कि आपके पास कोई वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है किसी फ्लूइड का, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट फ्लूइड का बेसिकली होता है उस फ्लूइड की उस वेलोसिटी पर जिसके साथ वो उस पाइप में से फ्लो कर रहा है, और उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप थ्रू विच फ्लूइड इज फ्लोइंग। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है बेसिकली वो क्या है कि आप ग्लास देखते हैं तो ग्लास की जो ऊपर वाली गोलाई है बेसिकली ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इसमें आप पानी डालते हैं तो बेसिकली आप जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो उसकी जो ऊपर वाली गोलाई है वो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और उस क्रॉस सेक्शनल एरिया का आपको फॉर्मूला हम π/4d² या πr² आप जो है सॉरी उसको π/4 हम d² और इसी तरह क्योंकि जो डाया होता है वो आपके पास 2 जो है आपके पास जो है वो डाया बेसिकली डाया इज इक्वल टू 2 टाइम्स द रेडियस, सो d² विल बी इक्वल्स टू 4r² एंड देन 4 क्रॉस होते हैं तो πr² आपके पास वो आ जाएगा। तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं और हम π/4 d² यूज़ करते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट किसी भी फ्लूइड का बराबर होता है उसी फ्लूइड की उस वेलोसिटी पर जिस वेलोसिटी के साथ वो फ्लूइड पाइप में से फ्लो करता है, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आप क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप के साथ जिसके साथ वो जो है आपके पास जिस पाइप में से वो फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा। तो इसको नोटेशन इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है V डॉट इज इक्वल जो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड है उसको मैंने U से लिख दिया है और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो A से लिख दिया। अच्छा बेटा, एक चीज़ आपने थोड़ा सा ये मैं बता दूं आपको, इस हवाले से आपने परेशान नहीं होना कि बिकॉज ऐसा है कि आप जब मुख्तलिफ़ किस्म की बुक्स देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म की नोटेशन यूज़ की गई हैं। अगर आप अपनी भी कोई नोटेशन यूज़ करती हैं तो वो जो है अगर आप उसको बता देते हैं उससे मतलब क्या है तो वो उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल बहुत सारी बुक्स में ऐसा है कि ख़ास तौर पे जो अमेरिकन बुक्स होती हैं उनके अंदर, जैसे हमारे पास मैं मिसाल दे देता हूँ कि आपके पास जो मकेब एंड स्मिथ की किताब है यूनिट ऑपरेशन ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग बाय मकेब एंड स्मिथ, उस बुक के अंदर जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है उसको कैपिटल Q से जो है डिनोट किया गया है। उसके अलावा जो हम जिस तरह हम मोस्टली इस कोर्स के लिए जो है फेल्डन एंड रोसो की किताब जो है उसको फॉलो करेंगे तो उसके अंदर जो है इसको ये V डॉट से उसने किया है। तो इस वजह से तो आप लोग जब बुक्स में देखते हैं तो ये उनकी नोटेशन का मुख्तलिफ है, लेकिन अगर आप उसको एक्सप्रेस कर देते हैं क्या मतलब है तो वो बताना आसान होता है। तो हम अपने कोर्स में जो कैपिटल Q है उसको हीट जो है उससे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का जो फॉर्मूला है वो V डॉट इज इक्वल टू U इंटू A, और इस फॉर्मूले से बेसिकली क्योंकि हमें हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट गिवन है, सवाल में गिवन था वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हमें, तो हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट गिवन है क्योंकि हमारे पास इनर डाया ऑफ द पाइप मौजूद है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट गिवन है, इनर डाया ऑफ द पाइप मौजूद है, उसकी वजह से हम एरिया निकाल सकते हैं। लिहाजा हम इस फॉर्मूले में से वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो सो द वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको मैंने इक्वेशन को नंबर 1 दे दिया है। अब हमें पता है कि इनर डाया ऑफ द पाइप जो है वो 2 सेंटीमीटर है। तो इसका मकसद क्या होगा कि जो आपके पास जो एरिया ऑफ द पाइप है, मैंने आपको बताया कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसको हम A इज इक्वल टू π/4 d²। इसके अलावा एक लॉन्गिट्यूडिनल एरिया भी होता है तो उसको हम πdl, वो नॉर्मली हीट ट्रांसफ़र के अंदर जब आप 5th सेमेस्टर में इंशाल्लाह पहुंचेंगे तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे, तो उसके लिए वहाँ पर वो और तरह का एरिया यूज़ किया जाता है, उसको हम लॉन्गिट्यूडिनल एरिया कहते हैं, वो πdl तो है। इसमें इसी तरह यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जहाँ जहाँ इस्तेमाल होगा वो π/4 d²। अच्छा, अब ये जो π/4 d² है तो डाया हमें गिवन था, डाया की वैल्यू थी हमारे पास 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 to 4 होता है तो ये 4 इस 4 से कट गया, हमारे पास पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया और पाई इज इक्वल टू 3.1416 सेंटीमीटर। हमने मालूम कर लिया कि वो जो हमारे पास पाइप है जिसका इनर डायमीटर 2 सेंटीमीटर था, उस पाइप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है
दिस इज 3.1416 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम नॉर्मली इसके साथ क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं लिखते, खाली ए लिख दिया, तो इट इज़ अंडरस्टूड कि हम क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, अब ये जो ए की वैल्यू कैलकुलेट की है उसको हम इस इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं, जिसमें से हमने वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द पाइप वो हम मालूम करना चाहते थे। तो उसको जब हमने उसमें डाला है तो हमारे पास जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है 2 क्यूबिक मीटर्स पर आवर और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने निकाला है 3.1416 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपके पास देखिए कि अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्यूबिक मीटर है, कट नहीं सकते, लिहाजा इन सेंटीमीटर स्क्वायर को हम क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है कि जो 1 मीटर होता है बेसिकली वो 100 सेंटीमीटर की होता है और 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा, अब एक और करना है, या आपने अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं तो इधर यूनिट की तो पावर पे जो है क्यूब लगा देते हैं, लेकिन जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जैसे 100 है उसके ऊपर क्यूब ये पावर लगाना भूल जाते हैं। तो होता क्या बेसिकली, आपने यहाँ पर भी पावर लगा 1 के ऊपर भी क्यूब लगाया है, बट द क्यूब ऑफ 1 इज स्टिल 1, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 100 का जो क्यूब है वो बहुत वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसलिए ये इस मिस्टेक से बचना है। बेसिकली क्या किया है, हमें पता है कि 1 मीटर, मुझे ये शायद किसी को भी याद ना हो एग्जैक्टली क्या था, कितने क्यूबिक मीटर्स पे 1 क्यूबिक मीटर हो सकता था क्यूबिक सेंटीमीटर्स पे। तो मुझे ये पता था कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। बेसिक मैंने कन्वर्जन याद कर ली है, तो उससे मैं बना सकता हूँ कि अगर अगर मीटर स्क्वायर होता तो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर होता, क्यूबिक मीटर होता तो अगर आप जो है उसको 100 क्यूब उसको आप ले सकते थे, दोनों चीज़ें बराबर होती। तो क्यूबिक मीटर इधर से क्यूबिक मीटर से कट गया। अच्छा, अब यहाँ से आपके पास ये जो पावर थी सेंटीमीटर स्क्वायर से कट गया, 1 सेंटीमीटर बच गया, क्योंकि यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 3 थे, तो आपके पास 1 सेंटीमीटर बच गया। और हमें पता है कि 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, तो आवर आवर से कट गया है। तो अब आपके पास बाकी बच गया सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब आपने इन सारी चीज़ों को कंप्यूट किया है तो द वेलोसिटी इज इक्वल टू 176.84 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बेटा यहाँ वेलोसिटी निकल आई है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हेन एवर आप फिजिकली इस क्लास में जब आप जो है मौजूद होंगे, देन यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो है फिजिकली जब इस क्लास में मौजूद होंगे तो आप वहाँ पर मौजूद होने के बाद अपना कैलकुलेटर अपने साथ लेके आएंगे। हमने वेलोसिटी निकाल ली है। अच्छा, अब हमने बेसिकली हमने जो है काइनेटिक एनर्जी हमने उसका रेट फाइंड आउट करना था। तो उस रेट फाइंड आउट करने से पहले हम मैश फ्लो रेट कैलकुलेट करते हैं इसी फ्लूइड का। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट गिवन है, तो आपके पास कोई फ्लूइड उसका जो मैश फ्लो रेट होता है बेसिकली वो इक्वल्स होता है, उसके इक्वल होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। यानी कि जब आप मैश फ्लो रेट किसी चीज़ का निकालना हो और आपके पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट गिवन हो, तो आप उस वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को उस फ्लूइड की डेंसिटी पर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास मैश फ्लो रेट निकल आएगा। तो मैश फ्लो रेट जिससे मैंने बताया था कि मैश फ्लो रेट लिखने का तरीका क्या है, एम के ऊपर डॉट डाल देते हैं, खाली एम मैश होगा लेकिन एम के ऊपर डॉट डाल दिया तो ये मैश फ्लो रेट बन गया। तो मैश फ्लो रेट इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हमारे पास मौजूद है, तो मैश फ्लो रेट इज इक्वल टू 2 क्यूबिक मीटर्स पर आवर और डेंसिटी है 1000 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर से कट गया। 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, आवर आवर से कट गया, तो आपके पास केजी पर सेकंड बच गया। कंप्यूट कर लेंगे न्यूमेरिकल जो वैल्यू है, तो मैश फ्लो रेट आपके पास आ गया 0.556 किलोग्राम्स पर सेकेंड। अच्छा, अब हम फाइनली वो हमने चीज़ फाइंड आउट करनी है जिसके लिए न्यूमेरिकल किया गया था। काइनेटिक एनर्जी उसका रेट हम मालूम करेंगे। तो हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv², जिसको आप कहते हैं। तो वेलोसिटी को क्योंकि हमने u लिखा है तो रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mu²। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पर ये भी रेट है इधर भी, इसीलिए मैश फ्लो रेट भी रेट आएगा, इधर भी डॉट आएगा। तो अब यहाँ पे आप मैश नहीं यूज़ करें बल्कि मैश फ्लो रेट यूज़ करें और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का भी रेट आ जाएगा। इस तरह ये आपके पास इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी की। और ये जो काइनेटिक आपने इसको वैल्यू पुट करनी है, एम मैश फ्लो रेट है उसकी वैल्यू लगा दी 0.556 kg पर सेकेंड। वेलोसिटी आपने निकाली थी 176.84 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपके पास वेलोसिटी थी। तो ये वेलोसिटी स्क्वायर है, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए कि आपने बेसिकली इसको इन चीज़ों को काटना है।
तो काटने के लिए आपने, क्योंकि बेसिकली इसके यूनिट्स निकालने थे, सवाल में गिवन था कि आपने जो है जाउल्स पर सेकंड के अंदर ये गिवन थी वैल्यू कि आपने जाउल्स पर सेकंड में, ये देखिए ये जाउल्स पर सेकंड में वैल्यू निकालनी है। और इस वैल्यू को निकालने के लिए हमें थोड़ी सी यूनिट्स की कन्वर्जन करनी पड़ेगी। तो जब हम यूनिट्स की कन्वर्जन करेंगे तो इनको काटने के लिए देखिए ये केजी वेजी सब खत्म करना पड़ेगा। तो मुझे पता है, सबसे पहले तो मैं सेंटीमीटर्स को उड़ाता हूँ। मुझे पता है कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर और 100 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। तो ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर है ये इस सेंटीमीटर स्क्वायर से कट गया, सेंटीमीटर तो उड़ गया। अच्छा, अब मुझे पता है कि 1 जो न्यूटन होता है वो इक्वल होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो किलोग्राम किलोग्राम से कट गया, ये आपके पास जो मीटर है ये इस 1 मीटर से कट के बाकी 1 मीटर बच गया। ये सेकंड स्क्वायर इस सेकंड स्क्वायर से कट गया। अब आपके पास यहाँ पर न्यूटन, मीटर और नीचे आपके पास जनाब यारी यहाँ पर जो है आपके पास जो है वो सेकंड बच गया। यहाँ पर आपके पास सेकंड बच गया। अच्छा, अब हमें पता है कि देखिए जो न्यूटन इंटू मीटर होता है वो 1 जाउल के इक्वल होता है। तो ये न्यूटन इस न्यूटन से कट गया, ये मीटर इस मीटर से कट गया। तो बाकी आपके पास यहाँ पर जाउल्स और सेकंड बच गए हैं। तो आपका जो रिजल्ट है काइनेटिक एनर्जी का जो रेट है E सबस्क्रिप्ट के डॉट इज इक्वल टू 0.869 जाउल्स पर सेकंड। जो हमारी सवाल में पूछा गया था वो चीज़ हमने इजीली फाइंड आउट कर ली है। पूछा ये गया था कि आपने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। आप इसमें यूँ लाइन लिख सकते हैं, hence the kinetic energy of the water flowing through a 2 centimeter inner diameter pipe is calculated to be 0.869 joules per second। तो हमने इस तरीके से इस सवाल को हल कर लिया। बड़ा सिंपल था, जस्ट सिर्फ थोड़ी सी आपको ये नोटेशन से मैंने इसको जो है आपको शनासा करना था ताकि आप इस नोटेशन को जान लें किस तरीके से हम कर रहे हैं। तो इस तरह से एक मिलता जुलता एक और छोटा सा प्रॉब्लम है, उसको देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 है जी, क्रूड ऑयल इज पम्प्ड एट अ रेट ऑफ 15 kilograms per second from a point 220 meters below the earth's surface to a point 20 meter above ground level। Calculate the rate of increase of potential energy। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले काइनेटिक एनर्जी सॉल्व की है, अब हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। हो है क्या आपके पास कि ज़ेरे ज़मीन के नीचे 220 मीटर की गहराई से आप जो है क्रूड ऑयल को पंप कर रहे हैं। और वो जो क्रूड ऑयल पंप किया जा रहा है उसका हमें यहाँ पे 15 kg पर सेकेंड कोई रेट गिवन है। तो ये कौन सा रेट है, क्योंकि मैच है तो मैच फ्लो रेट आपके पास गिवन है। तो क्रूड ऑयल को 15 kg पर सेकेंड इस मैच फ्लो रेट की मदद से आप 220 मीटर ज़ेरे ज़मीन गहराई से आप उसको पंप कर रहे हैं। जब आप उसको 220 मीटर ज़ेरे ज़मीन गहराई से पंप करते हैं उसके बाद आप उसको ज़मीन से ऊपर एक 20 मीटर ऊंचा एक टैंक है, उस टैंक के अंदर आप इसको जो है जो जिसकी हाइट ग्राउंड लेवल से 20 मीटर हाई है उसके अंदर आप इसको स्टोर कर रहे हैं। हमने मालूम करना है कि बेसिकली ये जो आपका पास जो, क्योंकि आपको पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली ड्यू टू द पोजीशन ऑफ अ सिस्टम। तो आपके पास जो पोजीशन है, जैसे पोजीशन चेंज होती है हाइट चेंज होती है, बिकॉज द पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू mgh है। तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी आपके पास प्रोडक्ट है मैस इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू हाइट। तो आप देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है, आपके पास अगर मैस कांस्टेंट हो तो उसके मतलब मैस अगर आपको फिक्स कर दिया जाए तो सिर्फ आप पोटेंशियल एनर्जी को कम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, हाइट को चेंज करके कम ज़्यादा करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने बेसिकली मालूम करना है कि जब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी इंक्रीज, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी। तो वो जो ग्राउंड हमने उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है कि उसके अंदर किस तरीके से उसके अंदर कोई चेंज आई है, कोई इंक्रीज आई है। हमें जो इस डाटा के अंदर गिवन है सवाल में मैच फ्लो रेट क्रूड ऑयल का गिवन है, तो उसको हमने लिख दिया m डॉट से मैच फ्लो रेट ऑफ क्रूड ऑयल यानी कि m डॉट इज इक्वल टू 15 किलोग्राम्स पर सेकेंड। और जो हमारे पास दो हाइट्स गिवन है, एक Z1 है, बेसिकली जो Z1 है वो ग्राउंड लेवल से नीचे है जहाँ से आप क्रूड ऑयल को पंप कर रहे हैं,
और वो है 220 मीटर्स। और उसके बाद हमारे पास एक और हाइट है Z2। Z2 उस टैंक की ओवरहेड टैंक की है जो ज़मीन से आपके अर्थ सरफेस से 20 मीटर्स अबव है। अच्छा, अब हमने रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि आप इसको ये कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगी, क्योंकि जब वो ज़मीन के नीचे है और उसके बाद आपने ज़मीन से ऊपर एक टैंक में पहुंचाना है, तो इस पोजीशन की चेंज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, क्योंकि अभी हमने देखा है कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले के अंदर अगर मैस कांस्टेंट कर दूं, ग्रेविटी तो कांस्टेंट है, तो हाइट कम ज़्यादा करने से आपकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। तो उसमें वो क्या चेंज आएगी हमने उसको मालूम करना है। तो ये जो चेंज का साइन है, ये डेल्टा इसको कहते हैं, चेंज का साइन है डेल्टा ई सबस्क्रिप्ट पी, ये डॉट, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम इस सवाल में कैलकुलेट करेंगे। मैंने इसमें क्या किया है, सोल्यूशन के ऊपर मैंने एक छोटी सी इस सारे प्रॉब्लम की एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मैंने इसको यहाँ पे बना दी है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जैसे आपको याद होगा, आप लोगों ने जब मटेरियल बैलेंस के सवाल किए थे, उन सवालात के करने से पहले आप स्ट्रीम्स वगैरह शो करते थे। तो पिक्टोरियल जो रिप्रेजेंटेशन है, केमिकल प्रोसेस प्रिंसिपल्स 2, हमारे जो CPP के जो कोर्स हैं, CPP 1 था, CPP 2 है, कि जितने कोर्स हैं इन कोर्सेज के अंदर हमारे पास ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। अब ये देखिए कि बेसिकली क्या है कि ये एक पंप लगा हुआ है, और ये पंप हमने ये शो किया हुआ है कि ये ज़मीन के ऊपर अर्थ सरफेस के ऊपर लगा हुआ है। तो बेसिकली ये पंप के दरमियान से हमने एक सेंटर लाइन से ले ली है, इसको हमने स्टैंडर्ड मान लिया है, रेफरेंस लाइन के तौर पर मान लिया है कि ये आपके पास वो लाइन है। फिर ये देखिए कि ये ग्राउंड से नीचे बेसिकली ये ऑयल है, ये आपको नज़र आ रहा है कि वो पाइप जो है पंप उसको जो है वो सक कर रहा है इस ऑयल को पंप करने के लिए। तो ये ग्राउंड लेवल से नीचे ये अंडरग्राउंड ऑयल है जो आपके 220 मीटर नीचे है। ये देखिए आप Z1, ये जो गहराई है, यानी कि आप देख सकते हैं कि ये जो गहराई बनती है इस रेफरेंस लाइन से, जो आपका जो जहाँ से वो तेल हासिल कर रहा है 220 मीटर्स है। उसके बाद ये पंप जो है इस ऑयल को, क्रूड ऑयल को एक ओवरहेड टैंक में इसको दे देता है। ये जो टैंक है ये ज़मीन से 20 मीटर ऊपर है, तो इसके जो टॉप है जहाँ पे वो डिस्चार्ज कर रहा है, तो डिस्चार्ज आप देख सकते हैं 20 मीटर है। हमने ये जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई है यहाँ से यहाँ तक आने में, जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आई है डेल्टा ई पी, हमने उसको हमने कैलकुलेट करना है। जरा हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब देखिए कि हमें पता है कि जो हम ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल जो एनर्जी है, बेसिकली दिस मीन्स कि आपकी रेट ऑफ चेंज क्या है पोटेंशियल एनर्जी के, क्योंकि जो नीचे से जैसे जैसे ऊपर जाता रहेगा फ्लूइड जो है आपके जैसे जैसे जगह चेंज करता रहेगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू चेंज होती रहेगी। हमने ये फाइंड आउट करना है डेल्टा ई पी डॉट। तो ये डेल्टा ई पी डॉट का मतलब ये है कि आप इसको कह सकते हैं कि हमारे पास डेल्टा ई पी टू माइनस डेल्टा ई पी वन, यानी कि आपके पास जो डेल्टा ई पी तो यहाँ पर आएगी, देखिए ये इस हाइट के साथ, इस Z2 के साथ जो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको मैं कह देता हूँ, क्योंकि Z2 हमने हाइट ली थी, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम कह रहे हैं ई पी टू। और यहाँ पर आपके पास इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होगी, आपको कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो 220 मीटर बिलो है, इस रेफरेंस लाइन से बिलो है। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ये जीरो हो, यहाँ पर हाइट जीरो हो, तो ये -220 है, ये +20 है। तो आप उसको कैसे उसको लिखेंगे, हमारे पास इसको हमने लिख दिया कि डेल्टा ई पी इज इक्वल टू, अच्छा तो थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है मेरी जो है वो ये कि यहाँ पर ये डेल्टा का साइन मिसिंग, गलत लगा हुआ है बेटा, डेल्टा शुड नॉट बी हियर। तो ये जो डेल्टा है ये बेसिकली मेरी मिस्टेक है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए, डेल्टा शुड नॉट बी हियर। तो डेल्टा इधर नहीं होना चाहिए, तो आपके पास बेसिकली यहाँ पर डेल्टा ई पी इज इक्वल टू ई पी टू माइनस ई पी वन, इस तरह होना चाहिए। और जब आपके पास तो ये डेल्टा ई पी आ जाएगा, तो ई पी टू क्या आ जाएगा, इसको आप क्योंकि हमने हाइट को z से लिखा है, तो एम जी Z2 माइनस ई पी वन जो होगी m डॉट जी Z1। अब देखिए क्योंकि ये रेट था हमारे पास, मैच थी, मैच फ्लो रेट था, तो हमने मैच फ्लो रेट दिया। देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट टू होगी बेसिकली वो क्या होगी, मैच फ्लो रेट, वो तो कांस्टेंट है नीचे से ऊपर तक, मैच फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल फोर्स वो भी कांस्टेंट है। उसके बाद इस पॉइंट पर जो हाइट है
हाइट ये Z2 है और वो हो जाएगी। और इसी तरह जब हम EP1 कैलकुलेट करेंगे, EP1 हम जब कैलकुलेट करेंगे तो EP1 बेसिकली क्या होगी, mgz1। तो m जो है वो आपका वही मैच फ्लो रेट है, g ग्रेविटी है, और आपके पास जो Z1 है ये वो 220 मीटर्स है। इसको हम उसको वैल्यू इसको हम देख सकते हैं। तो mgz2 माइनस mgz1। अब देखिए m और g कॉन्स्टेंट कॉमन है, तो आपने Z2 माइनस Z1 इसको निकाल लिया, तो डेल्टा EP इज इक्वल टू mgz2 माइनस Z1। तो हमने सिंप्लीफाई इस तरह का फॉर्मूला लिख लिया है। हमें मैच फ्लो रेट पता है 15 kg पर सेकेंड, g जो है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, जो Z2 है आपको पता है कि Z2 हमारे पास 20 है, माइनस जो Z1 है, और कीजिएगा Z2 आपको पता है 20 था, माइनस Z1 कितना है, तो गौर कीजिए मैंने आपको बताया था कि ये जो रेफरेंस लाइन है ये 0 है। तो आपको पता है कि जब हम ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आपके पास x है, यहाँ पे y ऊपर देखते हैं ऊपर से नीचे, तो 0 से ऊपर जो चीज़ें पॉजिटिव है, 0 से नीचे नेगेटिव है। तो बेसिकली अगर ये 0 हो तो ये जो डेप्थ बनती है ये -220 बनती है। बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। हमने इसको Z2 जब किया है तो 20 माइनस जो Z1 है बेसिकली वो -220 मीटर है, इसको हमने इसको लिख लिया। अच्छा जी, अब हमने बेसिकली जो डेल्टा EP था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अब हम आज़ाद हो गए हैं, कोई यूनिट्स उन्होंने नहीं बताए, तो आपको जो यूनिट समझ में आते हैं आप उसको निकाल दें। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होगी बेसिकली, लेकिन उसके यूनिट्स का मतलब यह है कि आप उसको यहीं पे ना छोड़ दें, यूनिट्स वो बनाएं। बेसिकली यूनिट्स आप लोग वही बनाएं, यूनिट्स जो एनर्जी के यूनिट्स होंगे। तो हम जैसे हमने आपको याद होगा हम इसको डिटेल से बात कर चुके थे पार्टिकल टेक्नोलॉजी में भी कि आप किस तरीके से एनर्जी के आपके यूनिट होने चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी है तो हम उसको एनर्जी के यूनिट्स में उसको निकालेंगे। बहरहाल फिलहाल हम एनर्जी के यूनिट्स कन्वर्ट करने के लिए कुछ हम कन्वर्जन्स करते हैं। ऑलरेडी एक कन्वर्जन हमने यूज़ की है, हमें पता है कि किलोग्राम इंटू मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो बेसिकली आपके पास ये जो किलोग्राम है इस किलोग्राम से कट गया, ये जो मीटर है हमारे पास ये इस मीटर से कट गया, और ये जो सेकंड स्क्वायर है ये इस सेकंड स्क्वायर से कट गया। अच्छा, अब हमें पता है कि 1 न्यूटन इंटू मीटर इज इक्वल टू 1 जाउल। तो ये न्यूटन आपका इस न्यूटन से कट गया, ये मीटर आपके पास इस मीटर से कट गया। अब हमारे पास बेसिकली यहाँ पर जो है सॉरी ये जो मीटर है इस मीटर से कट गया था, और हमारे पास अब जाउल बच गया है, और यहाँ पर हमारे पास सेकंड बच गया। और हमें पता है कि 1 जाउल पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 वॉट। तो आप ये जो जाउल है इस जाउल से कट गया, जो सेकंड है इस सेकंड से कट गया, वॉट बच गया। और हमें पता है 1000 वॉट इज इक्वल टू 1 किलो वॉट, तो ये वॉट से कट गया, बाकी किलो वॉट बच गया। तो अब आपने जब इन सबको न्यूमेरिकल, अब इसको ज़रा गौर कीजिएगा, जब आप इसको न्यूमेरिकल कैलकुलेट करें बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, इसको वो प्लस माइनस कर जाते हैं। तो अब आप इसको 20 प्लस 220 यानी कि ये 240 की एक वैल्यू है, इस माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 240 की जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, 9.8 से, और उसके बाद उसको 1000 पे डिवाइड कर देंगे। देन यू विल ऑब्टेन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा EP डॉट इज इक्वल टू 35.280 किलोवाट। अब आपके पास सवाल का जो जवाब लिख रहे हैं, हेंस द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज 35.280 किलोवाट। इसका मतलब यह है कि आपके पास जो जो रेट ऑफ इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी है या चेंज ऑफ जो पोटेंशियल एनर्जी आई है, बेसिकली आपके पास जो आई है जो आपकी वो 35.28 आई है। जस्ट इसको लिख देना यहाँ पर काफ़ी होगा। इसका मकसद ये है कि ज़रा आप दोबारा पिक्चर पे जाते हैं, ये एडिशनल लाइन है, अगर ना भी लिखें इट्स ओके, सिर्फ एक एडिशनल पॉइंट है। इट विल ऑल्सो शो योर अंडरस्टैंडिंग कि आपको समझ आ रही है। देखिए क्योंकि ये तेल खुद ब खुद यहाँ से यहाँ पहुँच ही नहीं जाएगा, इसको पहुँचाने के लिए आपको पंप लगाना है। आपने इन पोजीशंस की मदद से आपने बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी मालूम कर ली है कि यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसके लिए आपको पता है कि यहाँ से लेकर जब आपने यहाँ तक ऑयल को पहुँचाना है, इस पहुँचाने के लिए बेसिकली आपको पता लग गया कि आपके पास ये जो पंप है, एक पंप की खास ताकत होनी चाहिए। तो हमें ये पता लगा कि ये जो पंप है, दिस पंप मस्ट प्रोवाइड 35.280 किलोवाट ऑफ पावर। अगर ये पंप पहुंचाएगा तो ही ये वहां तक एनर्जी, आपके पास जो लिक्विड है, ये जो क्रूड ऑयल था ये वहां तक पहुंचेगा, वरना ये क्रूड ऑयल वहां तक नहीं पहुंच सकेगा। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।
लेक्चर के शुरू में जब हमने काइनेटिक एनर्जी की हमने बात की थी, तो बिल्कुल आपने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है बेसिकली आपके पास जो है हमने उसको सॉल्व किया। इंशाल्लाह इसकी जो थ्योरी है, दिस थ्योरी वाज सपोज्ड टू बी कवर्ड इन लेक्चर नंबर 1। अनफॉर्चुनेटली हमारा जुमे वाले दिन वो लेक्चर नहीं हो सका था बिकॉज ऑफ दैट केमिकल इंजीनियरिंग सेमिनार। तो उसकी वजह से तो इस वजह से वो फिर थ्योरी जो थी जो है, मैंने कहा आपको थोड़ा एक प्रॉब्लम पता लग जाए तो वो फिर थ्योरी जो है शायद अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो इस हवाले से जो चीज़ याद रखने वाली बात है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी बॉडी के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए, बेसिकली दिस डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी, यानी कि जो मूवमेंट हो रही होगी, काइनेटिक एनर्जी विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन द मूवमेंट, यानी कि वो आपके पास जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी पे वो डिपेंड कर रही होगी। अगर आपके पास कोई फ्लूइड है वो स्टेशनरी है, दैट मीन्स इट हैज जीरो काइनेटिक एनर्जी क्योंकि मूव नहीं करा। तो द काइनेटिक एनर्जी विल ऑलवेज बी ऑफ द मूविंग फ्लूइड। जो फ्लूइड मूव कर रहा है विद इन द पाइप्स जो है रिएक्टर में मूव कर रहा है, उसके पास को काइनेटिक एनर्जी होगी। पोटेंशियल जो एनर्जी होगी, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द हाइट। तो वो आपके पास जैसे जैसे कोई हाइट चेंज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी आपके पास कम या ज़्यादा होती जाएगी। तो ये टेक होम मैसेज है। दिस वाज अ वेरी स्मॉल लेक्चर, छोटे से न्यूमेरिकल थे, जस्ट आपको थोड़ा सा जो है अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये सोल्यूशन कंप्लीट इसी तरह सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी आप लोगों के LMS पर और आपके ocw.kfueit.edu.pk, तो आप उम्मीद है कि आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि OCW पर किस तरीके से वो केमिकल प्रोसेस प्रिंसिपल का जो कोर्स है उसमें जाकर आप ये ढूंढ सकते हैं। उसके अलावा मैंने वहाँ पर आपके लिए जो कन्वर्जन हम लोग यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा कन्वर्जन यूज़ करेंगे, उनके लिए मैंने कन्वर्जन का एक टेबल भी मैंने वहाँ पे अटैच कर दिया दोनों सोर्सेज पर। उसके साथ साथ ये जो लेक्चर वीडियो है यूट्यूब पर मेरे चैनल पर अवेलेबल है, और उसके साथ साथ ये जो वीडियो है आपके उसके जो लिंक्स हैं OCW और LMS पर भी इसके लिंक्स जो है अवेलेबल है। तो हम जो है उसके साथ साथ मैंने आप लोगों के LMS और OCW पर जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया क्लास में क्यों बताता, तो वो जो है आपको मैंने वो इंस्ट्रक्शंस वही हैं, प्लीज़ गो थ्रू देम। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो उसमें सिर्फ मैंने बताया कि असाइनमेंट कैसे जमा करानी है, क्लास के क्या बिहेवियर होगा, क्लास में किस तरह आना है, क्या टाइम टेबल है हमारा, क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगी इस कोर्स में, इस तरह की उसमें वो चीज़ें शामिल हैं। बेटा आपके कुछ सवालात हैं, दे आर ऑलवेज वेलकम। सवालात आपके हमेशा वेलकम होते हैं। यू कैन ऑलवेज राइट मी ईमेल, या उसके अलावा आप जो है मुझे व्हाट्सएप पे मुझसे मैसेज मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप जो है लाइव क्लास में भी आपको मौका होगा उसमें भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी जैसे जैसी होगी। तो इंशाल्लाह मैं जो है टाइम टेबल फॉलो करूँगा जो हमारे यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल है, तो वही उसी को फॉलो करते हुए जो आपके पास यानी कि सोमवार और जुम्मे वाले दिन हमारे पास 11:45 से 1 बजे हमारी क्लास होती है। तो इंशाल्लाह मैं 5 मिनट पहले मैं आप लोगों के साथ जो है वो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं वो गूगल मीट का लिंक शेयर कर दूंगा। इस हवाले से अगर किसी को कोई सवाल होगा हम वो क्वेश्चंस देख लेंगे, और हम बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पार्टिकल टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने अपना कोर्स को किया था उसी तरह उसको हम कवर करेंगे। जी बेटा, अगर आपको कोई सवालात हैं प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी। इंशाल्लाह जो है तो ये बेसिकली इट वाज सपोज्ड टू बी लेक्चर नंबर 2, बट एनी हाउ so the next lecture actually which should have been lecture number 2 but it would be now lecture number 1। तो वो इंशाल्लाह जो है मैं आप लोगों के इंशाल्लाह वेडनेसडे तक मैं उसको अपलोड कर दूंगा उसकी वीडियो, और इसके लिए फिर हम जुम्मे वाले दिन उसको हम देख लेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।